हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर वर्ण विचार पढ़े थे, जिसमें हमने वर्णों के भेद किए और वर्णों के बारे में, भेदों के बारे में भी हमने जाना था। स्वर और व्यंजनों के बारे में जाना, अतिरिक्त यहाँ पर जो व्यंजन थे उनके बारे में हमने जाना। और आज की क्लास में यहाँ पर हम शब्द विचार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, व्याकरण में हमने व्याकरण के 3 अंग बताए थे, जिसमें आपके वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार है। तो वर्णों के बारे में हम जान चुके हैं कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। भेदों के भी हमने भेद किया और उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। और आज की क्लास में हम यहाँ पर शब्द विचार पर बात करें। ठीक है ना। तो आइए तो देखते हैं कि शब्द क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए, शब्द क्या होते हैं, इससे पहले हमने वर्णों के बारे में जाना। तो देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। और वर्ण कैसे बनता है, वर्ण को आप कैसे लिखते हैं। जब इंसान पैदा होता है या मनुष्य पैदा होता है, कुछ ध्वनियों के साथ वो पैदा होता है। उन ध्वनियों को कुछ चिन्हों के रूप में लिखा गया, जिनको वर्ण या अक्षर कहा जाता है। और इन वर्णों को जब आप क्या करते हैं, एक निश्चित क्रम में रखते हैं, इसको वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णों से ही आपके शब्द बनते हैं। ठीक है, अब वर्णों को जब आप क्या करते हैं, एक निश्चित क्रम में रखेंगे, उनका क्रम भी ऐसा होना चाहिए ताकि आपका एक सार्थक शब्द निकले। ऐसा नहीं है कि हमने शब्द तो लिख लिया लेकिन उसका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बस, भेड़िया और खरबूजा, ये 3 यहाँ पर शब्द लिखे हैं और पिक्चर भी यहाँ पर आपको दे रखा है। अब देखिए आप, जो ये शब्द है ना, ये वर्णों से मिलकर बने हैं। ये वर्णों से मिलकर बने हैं। साथ में यहाँ पर जो हमने स्वरों की मात्राएं पढ़ी थी, स्वरों के कुछ चिन्ह होते हैं। जब जो वो व्यंजनों के साथ मिल करके क्या करते हैं, मात्राएं वहां पर हम जोड़ देते हैं। किसी भी स्वर की आपने देखी अ की मात्रा नहीं होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, व्यंजन जो है स्वतंत्र रूप में हलंत के साथ होते हैं। और जब उसके साथ अ स्वर जुड़ा होता है, हमने व्यंजनों की डेफिनेशन ही, उसकी परिभाषा ही हमने इस प्रकार से समझी थी कि व्यंजनों को आप स्वतंत्र रूप में नहीं उच्चारित नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं स्वर जुड़ा होता है। अब वो स्वर अ भी हो सकता है। अ की कोई मात्रा नहीं थी, लेकिन अ जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो उस व्यंजन के हलंत को हटा देता है, साथ ही साथ हम उसका उच्चारण भी कर पाते हैं। तो हर व्यंजन के साथ आपका अ स्वर जुड़ा होता है। अ की कोई मात्रा नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन हलंत को वो हटा देता है। यानी कि जब भी आपको व्यंजन दिखे और उसके नीचे से हलंत ना हो, तो आप ये समझ जाएँगे कि वहाँ पर आपका अ स्वर भी जुड़ा है। ठीक है? हमने इससे पहले आपको यही बताया था कि व्यंजनों को आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते हैं। जब आप इस हलंत के साथ किसी भी वर्ण का आप उच्चारण करें, तो आपको दिक्कत आएगी। कहीं न कहीं या तो अ का स्वर आएगा, या तो आ का आएगा, छोटी ई, बड़ी ऊ। इस प्रकार से सभी स्वरों का कहीं न कहीं उच्चारण आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। कहीं न कहीं स्वरों का वहाँ पर उच्चारण आता ही आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख पाएँगे, हमने यहाँ पर बस लिखा, तो ब को आप इस प्रकार से तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद करना भी आपको सिखाया था। ठीक है, वर्ण कैसे विच्छेदित करते हैं। तो ये ब बना है ना बेटा, जो ये ब बना है, ये ब किस-किस से मिलके, क्योंकि हलंत नहीं है इसके नीचे से, तो इसके साथ आपका एक तो ब होगा हलंत के साथ, और धन उसमें अ जुड़ा होगा। तो इस ब का जो मिलान है वो इन दोनों से मिलकर बना होगा। इसी प्रकार से सौ भी हलंत के साथ होगा और धन अ उसमें जुड़ा होगा। ठीक है? अब भेड़िया में आप देख पा रहे हैं, भ तो हलंत के साथ, उसमें एक ही मात्रा जुड़ी है। मात्राएँ भी हमने आपको बताई थी, किस-किस प्रकार के स्वरों की मात्राएँ होती हैं। तो भ धन ए, क्योंकि एक ही मात्रा है। फिर ड़ है, ड़ में हलंत के साथ होगा, और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी है, तो छोटी ई आप लिख देते हैं। और जब इसको आप व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं, तो ये मात्राओं के साथ जुड़ता है। ठीक है ना? तो अगर आपको कभी इस प्रकार से विच्छेदित करके दिया है और आपने शब्द लिखना है, तो इनको आप जोड़ भी लेंगे। ठीक है ना? यहाँ हमने शब्दों को विच्छेदित किया है, और यदि आपको विच्छेदन में दिया हो वर्ण, तो इनको आप शब्दों में भी परिवर्तित कर लेंगे। ऐसे ही ख को भी आप क्या लिख सकते हैं, ख आपके हलंत के साथ होगा, धन अ। र भी आपका इसी प्रकार से होगा। अब ब में देखिए, यहाँ पर
बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, तो यहाँ ब लिखेंगे हलंत के साथ और बड़ा ऊ, इसके बाद ज और आ, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है। तो ये तो आपका क्या है, शब्दों के वर्ण विच्छेद है, शब्दों को आप कैसे विच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या क्या लिखा जा रहा है आगे कि उपयुक्त सभी सार्थक शब्द समूह हैं और यदि हम इन वर्णों को इधर उधर कर दें तो इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये जो बस है ना, ये जो बस है, या फिर दूसरा शब्द है यहाँ पर खरबूजा, खरबूजा। यदि आप इन शब्द समूहों को इधर, देखिए एक साथ है, ये तो ऊपर नीचे हो गया है, इन शब्द समूहों को इधर उधर कर दें, आप यहाँ पर बूजा खर लिख दें, तो क्या ये आपका कोई शब्द है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? तो ये जो है आपका सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो, तो ये आपका एक निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। हो सकता है कभी कभी हो जाए, लेकिन हमेशा, जैसे अगर हम बस को उलट पलट दें तो ये सब हो जाएगा, तो वो तो आपका शब्द निकल गया बाई चांस। लेकिन इन शब्दों को उलटने पलटने पर, यानी कि यहाँ पर आपका सार्थक यानी कि कुछ ना कुछ उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, योग से शब्द बनते हैं। ठीक है, सार्थक का मतलब इसका कोई अर्थ होना चाहिए। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हमने वर्ण तो जोड़ दिए और उसका कोई अर्थ ही ना निकले और हम उसे क्या कहें, शब्द कहें। ऐसे वर्णों को मिलाने से कोई शब्द नहीं बनता है, उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तभी वो आपका शब्द कहलाता है। तो वर्णों के मेल से शब्द तो बनते हैं, लेकिन सार्थक मेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है और उसको हम क्या कह रहे हैं, वर्ण कहे, शब्द कहे। तो शब्द वही होगा जब उसका कोई अर्थ निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम यहाँ पर शब्दों के भी भेद करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वर्णों के भेद किए थे और वर्णों के भेद के भी भेद कर दिए थे। तो जिस प्रकार से हमने शब्दों के भेद, वर्णों के भेद किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर आप इसके शब्दों के भी यहाँ पर आप भेद करें। तो बेसिकली यहाँ पर शब्दों के तीन प्रकार से, तीन आधारों पर इसको बांटा है। हिंदी भाषा के शब्दों को तीन आधारों पर बांटा जाता है। पहला क्या आधार है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों के तीन भेद हैं, कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर इनको बांटा गया है, इसके बाद बनावट के आधार, उत्पत्ति यानी कि कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसके बाद बनावट यानी उनकी बनावट कैसी है, उसके बाद प्रयोग के आधार पर, प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि कौन कौन से शब्दों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। तो पहला है आपके पास उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए शब्द जो है, शब्द के निम्नलिखित चार भेद हैं, इसके भी चार भेद हैं। पहले तो शब्दों को तीन आधारों पर बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद उनकी बनावट कैसी है और प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं या कहाँ कहाँ उनका प्रयोग होता है, यहाँ इस आधार पर यहाँ पर इसकी बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के यहाँ पर क्या है, चार भेद है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। किस किस प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, चार यहाँ पर इसके क्या है, फिर से भेद। अब देखिए पहला क है यहाँ पर क्या, क आप देखेंगे यहाँ पर तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में यूं के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कर्ण, दधि, दुग्ध आदि। तो संस्कृत भाषा के जो है कुछ शब्द हैं जिनको हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किया है, और प्रयोग भी इस प्रकार से किया है कि उनमें हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है, कोई उसमें हमने बदलाव नहीं लाए हैं, और इस प्रकार से हम यहाँ पर हमने इसका क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जैसे कर्ण, तो कर्ण ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है और इसको हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद दधी, यानी कि आपका दधी जो है वो आपका संस्कृत भाषा का शब्द है और इसको हिंदी में आप एज इट इज ऐसे ही इसको प्रयोग करते हैं, जैसे ज्यों का त्यों, एज इट इज वहां से उठाया और हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया। तो ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर। इसके बाद दुग्ध,
ये भी आपका संस्कृत भाषा का ही शब्द है और इसको भी आप यहाँ पर एज इट इज यानी कि ज्यों का त्यों यहाँ पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर भेद क्या है, तद्भव। अब संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि है तो ये संस्कृत के ही शब्द, लेकिन हिंदी में हम इनको थोड़ा सा प्रयोग बदल देते हैं। ठीक है, अब वहां पर कर्ण था, यहाँ हमने उन कर्ण को कान कर दिया। वहां पे क्या था, दधी, और यहाँ पर हमने उसको कहा दही। वहां पर दुग्ध, यहाँ हम उसको क्या कह रहे हैं, दूध। यानी कि उन्हीं शब्दों में हमने थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन कर दिया है। ऐसे शब्दों को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, तद्भव। दोनों ही शब्द बेसिकली आपके संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन तत्सम शब्द, तत्सम जैसा था वैसा ही हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं हिंदी भाषा में। और तद्भव का मतलब थोड़ा सा उसमें हिंदी भाषा में थोड़ा सा हम उसमें चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें बदलाव लाते हैं। जैसे वहां कर्ण, कान को कर्ण कहा गया था, तो यहाँ हमने उस कर्ण को थोड़ा सा बदल करके अपनी हिंदी भाषा में यहाँ पर हम उसको क्या बोल रहे हैं, कान। उसके बाद दधी वहां पर था, हमने यहाँ पर उसको कहा हिंदी भाषा में दही, तद्भव में। दूध, वहां पर क्या था, दुग्ध, हमने यहाँ पर दूध कहा। अब देखिए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द निम्न प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं, इनको आपने याद करना है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा शब्द संस्कृत का है और कौन सा आपके हिंदी का है। तो इन शब्दों को आप याद करते हुए और साथ साथ इनको लिखते हुए भी चलेंगे, और सभी बच्चे इसको आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपका सूर्य है, ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, जो कि आपका तत्सम है। तत्सम, तत्सम यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है, और जैसा था वैसे ही हम उसको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, नोट डाउन भी आप कर लीजिए ताकि आप इसको याद भी कर सकें। ठीक है, आगे आपको कई कंपटीशन में भी ये इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है ना, तो यहाँ पर सूर्य का सूरज, अब सूर्य को ही थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, उसको हमने हिंदी भाषा में सूरज कहा। संस्कृत भाषा में सूर्य कहा जाता है, और हिंदी में इसको हमने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया। दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा बदलाव किया है, और यहाँ हम इसको क्या कह रहे हैं, सूरज कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्वर्ण जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अब ये तत्सम की कैटेगरी में क्यों है, क्योंकि संस्कृत भाषा में स्वर्ण को स्वर्ण ही कहा जाता है। ठीक है ना, अब इसको तद्भव, इस स्वर्ण में हमने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया, अब स्वर्ण को हम सोना कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए दधी, हमने पीछे भी पढ़ा था। दधी आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, और दधी का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, इसलिए यहाँ पर तत्सम हो जाएगा। ये इसी शब्द को हमने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया, इसलिए इसको तद्भव कहा गया है। तद्भव क्यों कहा, क्योंकि संस्कृत भाषा में वो दधी था, और हमने परिवर्तन करके इसको दही कहा, तो ये आपका क्या हो गया है, तद्भव हो गया है। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं जो तत्सम है, वो आपके संस्कृत भाषा के शब्द हैं। आगे हस्त का हाथ, हस्त आप जानते हैं, संस्कृत भी आपने पढ़ी होगी, हस्त का मतलब हाथ होता है, तो हिंदी में हम इसको तत्व में इसको हम थोड़ा सा हाथ बदल देते हैं, उसमें थोड़ा सा हमने हस्त को हाथ बोल दिया। तो परिवर्तन किया है किसमें, संस्कृत भाषा के शब्दों को उठाया और हिंदी में उसको थोड़ा सा हमने परिवर्तित कर दिया, इसलिए इसको तद्भव कहा जाता है। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता कि ये संस्कृत का है या हिंदी का है, तो फिर आप इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, अंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए। ठीक है ना, नोट डाउन करा रहेगा तो आप एक नजर भी मारेंगे ना घर में जाके, तो आपको ये फिर आगे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे जो है ग्राम, तो गांव इसको हम बोलते हैं रात्रि, आपका तत्सम का शब्द है, और रात आपका किसका है, तद्भव का शब्द है। इसी प्रकार से आपका दंत जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। अब यही दंत को हमने दांत बना दिया है, ये तद्भव हो गया है, तो ये इसको हमने थोड़ा सा परिवर्तित किया है। ऐसे ही मुख, तो मुंह तद्भव का शब्द, परिवर्तन किया है। घोटक, घोड़ा, घोटक संस्कृत का शब्द है, और यहाँ पर घोड़ा हम उसको क्या कर रहे हैं, हिंदी में परिवर्तन करके उसको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। सर्प को सांप, आम्र को आम, दुग्ध को दूध, ऐसे ही मयूर को मोर, घृत को घी, कर्ण को कान, सत्य को सच,
अग्नि को आग, चंद्र को चांद। ठीक है, और आप इनको देखिए, आप इनको कहाँ पर पर्यायवाची शब्द में भी प्रयोग करते हैं। तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, उसी का दूसरा नाम। ठीक है, तो वो अलग अलग भाषाओं के यहाँ पर हम बात करते हैं किसमें, पर्यायवाची। तो यहाँ पर इनको आप जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए, तत्सम और तद्भव के शब्दों, जल्दी से सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। आगे देखिए, हमने यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था, इनके भेद बताए थे, 4 भेद बताए। पहला था तत्सम, दूसरा है तद्भव, इसके बाद तीसरा है देशज शब्द। कौन कौन से शब्द देशज होते हैं, शब्द जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देशज। ठीक है, तो जैसा कि उसके नाम से ही यहाँ पर दिख रहा है, देशज का मतलब क्या होता है, देशज का मतलब होता है देश में उत्पन्न। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति देश में ही होती है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज। कुछ शब्द ऐसे हैं जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपकी कुटिया, यानी कि हमारी किसी क्षेत्रीय लैंग्वेज की हम बात करेंगे, क्षेत्रीय कोई भाषा होगी उसकी हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे कुटिया है आपकी, ठीक है, और डिबिया है, ये आपकी कोई क्षेत्रीय भाषा होगी। उन क्षेत्रीय भाषाओं को हम उठा करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, देशज। देशज का मतलब आपके किसी भी क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र, जो आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उन्हीं से कुछ शब्द उठाए और उनको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। अब देखिए, विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, ऐसी शब्दों को हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे आपका डॉक्टर हो गया, रुमाल हो गया, अलमारी हो गया। अब ये जो शब्द हैं ये विदेशों से आए हैं, हमने इन शब्दों को क्या किया है, हिंदी में ही लिख लिया है। जो आपका डॉक्टर शब्द है ना, उसको इंग्लिश में भी डॉक्टर ही लिखते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही आपके और भी शब्द हैं, अलमारी हो गया, रुमाल हो गया, इस प्रकार के शब्दों को विदेश कहा जाता है, जो विदेशों से आकर के हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, यानी कि हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग जिनको हम करते हैं, तो ऐसी भाषा को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर बेसिकली यहाँ पर हमने 4 इसके भेद किए। पहला भेद क्या है, तत्सम है, दूसरा भेद क्या है, तद्भव है, तीसरा है देशज, और चौथा है यहाँ पर विदेशी। ठीक है, विदेशी शब्द। तो 4 शब्दों की हमने यहाँ पर बात की, तो आपने लिख भी लिया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, तो तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको आप उठा करके ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जिनको आप संस्कृत, देखो दोनों ही शब्द जो हैं संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन तत्सम शब्द, तत्सम जैसा था वैसा, सम का मतलब क्या होता है, बराबर, जैसे वो था वैसे ही वो हिंदी भाषा में आया और उसको हम प्रयोग भी करते हैं। लेकिन तद्भव यानी कि पहले वो जैसा था वैसा नहीं है अब, यानी कि हिंदी भाषा के संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या कर देते हैं, बदलाव ला देते हैं, बदलाव उसमें कर देते हैं, तो उसको तद्भव शब्द कहते हैं। शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद देशज शब्द क्या होते हैं, हमारी जो क्षेत्रीय बोली है उनसे कुछ शब्द उठाए जाते हैं और उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उनको देशज शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द, विदेशों से आए हुए शब्द को जब हम क्या करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। अब दूसरा यहाँ पर है बनावट के आधार। अभी तक हमने उत्पत्ति यानी कि कहाँ कहाँ से शब्दों की उत्पत्ति हुई है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे बनावट के आधार पर, यानी कि बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हो गए वो, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, सॉरी रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, 3 प्रकार के हैं बनावट के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर 4 इसके भेद थे, बनावट के आधार पर 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो देखेंगे आप यहाँ पर रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि यदि आप इनका टुकड़े करें तो आपके पास फिर शब्द नहीं बचेंगे, फिर वो वर्णों में विच्छेदित हो जाएंगे, तो ऐसे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, अब इस घर को ही आप यदि तोड़ना चाहिए, इस वाले घर को, इसका अब विच्छेदित करें, सॉरी यहाँ पर घर लिखा है,
तो यदि आप घर को तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे का मतलब यहाँ पर विच्छेदित आप इसको करेंगे, तो इसको विच्छेदित करके आपके पास कोई भी शब्द नहीं बचेगा, बल्कि वो वर्ण में विच्छेदित हो जाएगा, ठीक है ना? तो शब्द जो है, ये जो है किस प्रकार का शब्द हो गया है, क्योंकि इसको आप तोड़ेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, घ हलंत के साथ धन औ, और फिर आप इसको र लिखेंगे हलंत के साथ धन औ। तो इस प्रकार से ये जो है वर्णों में विच्छेदित हो जाएगा, शब्दों में नहीं। तो इनको रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए बस को भी आप तोड़ेंगे इसी प्रकार से टूटेगा, यानी कि फिर वो शब्द नहीं बचेगा, फिर वो वर्णों में विच्छेदित हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द, जिनके आप शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो इन शब्दों की आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं, टुकड़े करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा? वर्णों में बदल जाएगा, तो वो शब्द नहीं बचेगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे यौगिक शब्द क्या होते हैं, ठीक है? यौगिक शब्द क्या होते हैं? यहाँ पर जो ग लिखा है ना, इसको आप यौगिक नहीं, योग रूढ़ शब्द है। ये क्या है? योग रूढ़ शब्द, ठीक है? ये आपका योग रूढ़ ढ है ये, ठीक है? इसको आप ढंग से लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है ना? जैसा ये है ना, ये लिखा है, ऐसे ही आप यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब यौगिक शब्द की हम बात कर रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनके सभी टुकड़ों के अर्थ होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनको अगर आप तोड़ें भी तो 2 अर्थ वाले शब्द, सार्थक यानी कि जिनके कुछ न कुछ अर्थ होंगे। अब यहाँ पर आगे यदि आप पाठशाला को तोड़ेंगे तो पाठ को अलग कर देंगे और शाला को अलग कर देंगे। दोनों ही आपके सार्थक शब्द हैं। पाठ भी आपका सार्थक शब्द है और शाला भी आपका क्या है? सार्थक शब्द है। इसके बाद यदि आप इसको तोड़ें रेलगाड़ी को, तो रेल और गाड़ी दोनों अलग-अलग शब्द हो जाएँगे और यहाँ पर रेल का अपना महत्व है, उसका अर्थ है, और गाड़ी का अपना महत्व है। रसोई घर, तो रसोई अलग हो जाएगा और घर अलग हो जाएगा, 2 सार्थक शब्द आपको मिल जाएँगे। ऐसे ही नील कमल, तो नील को अलग कर दीजिए, कमल को अलग कर दीजिए, दोनों का सार्थक अर्थ है। तो इस प्रकार के शब्द आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है? अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी कि वहाँ पर आपके पास 2 या 2 से अधिक शब्द हैं, तो उनको क्या कहता है? किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। कुछ अलग ही शब्द हम उनके लिए प्रयोग करते हैं। अर्थात विशेष अर्थ को प्रकट करते ही उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर दशानन, अब दशा का मतलब क्या? 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 10, और इसके बाद यहाँ पर आनंद का मतलब, आनंद का मतलब होता है मुख, तो 10 आनंद वाला अर्थात रावण। तो ये पूरा जो है 2 से ज़्यादा इसके क्या है, हम पूरा इसका अर्थ बता रहे हैं। 10 आनंद, 10 आनंद, दशानन। इसको आपने जब इसका संधि विच्छेद किया, तो इसको आपने क्या लिखा? 10 और आनंद, ठीक है? तो 10 आनंद वाला अर्थात रावण। तो एक विशेष यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना? पंकज, पंक का मतलब होता है कीचड़ और जौ का मतलब जन्म। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो देखो 2 से अधिक शब्दों के मेल से कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो इसको अर्थ क्या है? कीचड़ में जन्म लेने वाला। इसका अर्थ क्या है? पंक, इसका 10 आनंद वाला यानी कि 10 मुख वाला। तो 2 से अधिक इसके क्या है? अर्थ है। शब्दों के मेल से ये बना है। इसका इस प्रकार से जो है एक विशेष अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहा है। ठीक है? तो ये थे किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। सबसे पहला आपने क्या पढ़ा? रूढ़ शब्द, दूसरा हमने क्या पढ़ा? यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बना होता है, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात विशेष अर्थ को ये प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर तीसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर। हमने 3 चीजें पढ़ ली, उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद बनावट के आधार पर, और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर आपके जो शब्द है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। कौन-कौन से? विकारी और अविकारी। कौन-कौन से शब्द हैं? विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है? अब आइए इनके बारे में जानते हैं, विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है? इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। चलिए, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
चलिए, तो यहाँ पर पहला है विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल, यहाँ पर ध्यान देंगे, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल या पुरुष के कारण परिवर्तन या फिर विकार आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या क्या कहा पर यहाँ पर, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल या पुरुष के कारण जो है परिवर्तन या विकार आ जाता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। किन किन के आधार पर, लिंग वचन और कारक काल के आधार पर परिवर्तन आता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा है, लड़का खेल रहा है। अब इसी को यदि आप थोड़ा सा परिवर्तित करें तो लड़के खेल रहे हैं, परिवर्तन किसमें आया, लड़के में। लड़के में क्या परिवर्तन आया, पहले यहाँ पर लड़का था, एक लड़का था, और यहाँ पर आपके क्या आ गया है, बहुत सारे लड़के। तो किसके आधार पर इसका परिवर्तन हुआ है, इसका इसके वचन के आधार पर। एक वचन, लड़का क्या है, एक वचन। अब लड़के लड़के क्या है, यहाँ पर ये आपके बहुवचन में आ जाते हैं। लड़की पढ़ती है तो लड़कियां पढ़ती हैं, तो यहाँ पर भी वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन आ गया। ठीक है ना। अब विकारी शब्द भी यहाँ पर चार प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार प्रकार के आपके क्या होते हैं, आपके शब्द होते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द भी उसका विकारी शब्द होता है, कोई संज्ञा शब्द है उसमें भी आप विकार ला सकते हैं, उसमें भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। सर्वनाम में परिवर्तन होता है, विशेषण में और क्रिया में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है ना। इसके बाद है अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन ना हो, उसी का अपोजिट है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, जैसे तथा, और, लेकिन, कल, आज। इनमें आप कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे आप लिंग के आधार पर, तथा का आप लिंग नहीं कर सकते हैं लिंग के आधार पर, या वचन के आधार पर, काल या कारक किसी के आधार पर आप इसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, वो भी चार प्रकार के, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब यहाँ पर अविकारी शब्द भी चार प्रकार के, कौन कौन से, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द भी यहाँ पर आपके चार प्रकार के हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चार प्रकार के आपके अविकारी शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज जो है शब्द विचार के बारे में पढ़ा, और इस पर आगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव